नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। और न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात पुडुचेरी की, क्योंकि यहां पर गिर गई है कांग्रेस की सरकार। विश्वास मत प्रस्ताव हारे मुख्यमंत्री वी नारायणसामी। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही लगा था बड़ा झटका। कांग्रेस के एक और डीएमके के एक विधायक ने दिया था इस्तीफा। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से नीचे पहुंची थी 12 पर। 33 सीटों वाली सदन की मौजूदा सदस्य संख्या रह गई थी 26। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरत थी कम से कम 13 विधायकों की, जो कि नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो गिर गई है। बड़ा झटका है। आप समझिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, आसाम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी भी एक राज्य था, काफी ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन उससे पहले यह सरकार गिरना कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ सरकार भी थी और साथ ही साथ कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ माना जाता था इसे। ऐसे में अब जब यहाँ पे सरकार गिरी है तो कहीं ना कहीं नुकसान निश्चित तौर पर होगा। आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि किसके साथ गठबंधन के लिए आगे बढ़ेगी सरकार और किसके साथ अब किस तरीके से आगे होती है बातचीत। और न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई बातचीत के लिए। अदिति, पुडुचेरी में भी चुनाव होने थे, उससे पहले सरकार का गिरना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान? देखिए, उम्मीद थी कि आज यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही मना कर दिया गया कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। और जो सीएम है नारायणसामी, बताया जा रहा है कि अब वो क्विट करने जाएंगे, गवर्नर से मुलाकात करेंगे। बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए। पुडुचेरी में सरकार ने फ्लोर टेस्ट से मना कर दिया और जो स्पीकर थे वीपी शिवाकुंजुंडू, उन्होंने सोमवार को अनाउंस किया था कि वी नारायणसामी गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी, यानी कि आज उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज कर चुकी है यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में। और लगातार रेजिग्नेशन का सिलसिला आपने कल ही देखा, लगातार सिलसिला चल रहा था। और एक मेजर सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए है पुडुचेरी में चुनाव से पहले। और आज ही नारायणसामी ने गवर्नमेंट की मेजोरिटी लूज हो गई है, ये स्पीकर अनाउंस कर चुके हैं। और पोर्टल के माध्यम से नारायणसामी अपना रेजिग्नेशन तुरंत अभी किसी भी क्षण दे सकते हैं। और ट्रस्ट वोट जो था आज असेंबली में, उनके उसमें आज प्रोटेस्ट होना था, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, गवर्नमेंट टॉपल हो गई। और जो फॉर्मर एलजी किरण बेदी जो वहां पर है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजिशन में टॉपल, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। लगातार सोनिया गांधी से संपर्क किया जा रहा है, वहां से जो प्रभारी है वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीरीज ऑफ रेजिग्नेशन हुए कांग्रेस डीएमके के 12 एमएलए इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहा था सरकार को, उनका जो रेजिग्नेशन हुए हाउस में। और स्ट्रेंथ अब 26 रह गई थी और अपोजिशन अलायंस के पास 14 एमएलए थे। तो 3 महीने पहले भी असेंबली पोल्स के समान चीजें हुई और अब ऐसे में एआईडीएमके कांग्रेस आपस में बातचीत कर रहे हैं और तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल ये बात बताई जा रही है कि आज जो प्रोटेस्ट होना था वो अब नहीं हुआ और सरकार टॉपल हो गई। बिल्कुल। और अदिति, इसके अगर आगे के लिए हम सोचें, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें से एक राज्य ये भी था, और जिस तरीके से यहाँ पर सरकार गिरी है, कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। और आने वाले समय में कांग्रेस को ये भी सोचना होगा कि किसके साथ आगे बढ़े, किसका साथ छोड़े। और बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट सा नजर आता है ये। बिल्कुल, देखिए, प्लस पॉइंट नजर आता है क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है कि कुछ बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, या तो खुद है या किसी के साथ अलायंस में है। तो ऐसे में जब इस तरह की चीजें होती हैं, तब जैसे अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता की ताकत ऐसे कम हुई जब उनके जो खास सिपह सलार थे वो अब बीजेपी का हाथ थामने लगे थे। तो ऐसे में ठीक उसी तरह जब ये सरकार गिरती है, जब विधायक दूसरे अविश्वास के चलते या मिसमैनेजमेंट के चलते जब दूसरी पार्टियों को दामन थामते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है। भारतीय जनता पार्टी का कुंबा जाहिर तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और कांग्रेस एक बार फिर यहाँ पर अगर पहले से और थोड़ा विजिलेंट तो शायद कुछ कर पाती। ऐसे में अब लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें अपडेट कि जो नारायणसामी है वो राजनिवास निकल गए थे करीबन 11:40 के आसपास, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे मुलाकात करने, अपना रेजिग्नेशन देने। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस फाउंडर लीडर थे एन रंगास्वामी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस फेल हो गई अपने एमएलए को रोकने में। और असेंबली स्पीकर नारायणसामी ने करीबन 11:22 से ये बात कही कि गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई।
इसलिए सिंडाई एडजर्न कर दिया टिल सिंडाई। और इसके अलावा अपोजिशन पार्टी रिजेक्टेड और तमाम तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसे मोमेंट पे ये बहुत बड़ा झटका है जहां पर वो अपने विधायकों को नहीं बचा पाई और शायद इसी के चलते सरकार टॉपल हो गई। लगातार रेजिग्नेशन का सिलसिला हुआ और ऐसे में जब आज प्रोटेस्ट होना था तो प्रोटेस्ट से पहले ही नारायण स्वामी ने कह दिया कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अर्थात हम मेजोरिटी शो नहीं करते। बिल्कुल। और अदिति, एक सवाल ये भी बनता है कि हमने लगातार देखा है कि पश्चिम बंगाल और असम, इन दो राज्यों में जबरदस्त तरीके से फोकस रही है बीजेपी। आज भी प्रधानमंत्री का दौरा है, लेकिन साउथ की हम बात करें तो हम हैदराबाद के निकाय चुनाव की तरफ देख रहे थे कि खुद अमित शाह गए थे और परिणाम भी हमने देखे थे। लेकिन अब जो ये तमाम चीजें हुई हैं, इससे कहीं ना कहीं काफी बेनिफिट मिलने वाला है और आने वाले समय में जो इधर के राज्य है उस तरफ भी अब बीजेपी नए सिरे से सोचने की कंडीशन में है। देखिए, नॉर्थ की पार्टी कहलाई जाती थी बीजेपी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से अमित शाह ने साउथ पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। और इसकी वजह भी ये थी कि वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी नहीं, पूरे देश की पार्टी कहलाना चाहते थे और उन्होंने साउथ में बहुत कोशिश करने की तैयारी की। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो आसाम भी है। आसाम में जिस तरीके से जहां केवल 6 कार्यकर्ता हुआ करते थे, अमित शाह ने वहां पर पूरी की पूरी टीम खड़ी की, सरकार लेकर आए, तमाम चीजें हुई। तो ऐसे में अब आपको यहाँ बता दें कि पौंडीचेरी हुआ, साउथ का और भी तमिलनाडु और तमाम जो और वहाँ पे लगातार पार्टी की रणनीति रही है। और यही वजह थी कि जब लोकल बॉडीज चुनाव भी थे तब दिग्गज लीडर्स ने वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार किया, तमाम चीजें की, केवल कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन करने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए और नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ। तो यही वजह है ये पुडुचेरी में जो सबमिट कर दिया गया है रेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेजोरिटी लूज करने के बाद, अब बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर बड़ी चीज है। हालांकि बीजेपी की नजर अभी झारखंड पे भी है, महाराष्ट्र पे भी है और अगर बात कहें तो राजस्थान भी अछूता नहीं है। इसके अलावा लेकिन अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में पूरा फोकस है। लेकिन ये स्थिति जब रेजिग्नेशन देने के बाद लगातार जो कल को रेजिग्नेशन हुए उसके बाद क्राइसिस ज्यादा बढ़ गया था और ऐसे में आज मेजोरिटी शो नहीं कर पाई। लेकिन बीजेपी का प्रयास है कि वो साउथ में भी उसी तरह झंडा बिल्कुल, और कम से कम बल जरूर मिलेगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते, बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में गरजे भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या ने डीएमके को बताया हिंदू विरोधी पार्टी। तमिलनाडु में गरजे भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और साथ ही हिंदू विरोधी पार्टी बताया है। लोगों से एमके स्टालिन की पार्टी को हराने की अपील की है। कहा भाजपा भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती है और प्रचार करती है। डीएमके ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदू विरोधी है। प्रत्येक तमिल गर्व से हिंदू है। यह पवित्र भूमि है जिसमें देश के सबसे अधिक मंदिर हैं। तमिलनाडु का हर इंच पवित्र है। तो ये बातें कही गई हैं तेजस्वी सूर्या की तरफ से। तमिलनाडु में गरजे हैं भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या ने डीएमके को बताया है हिंदू विरोधी पार्टी। लोगों से एमके स्टालिन की पार्टी को हराने की अपील की है। कहा भाजपा भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती है और प्रचार करती है। डीएमके ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदू विरोधी है। प्रत्येक तमिल गर्व से हिंदू है। यह पवित्र भूमि है जिसमें देश के सबसे अधिक मंदिर है। तमिलनाडु का हर इंच पवित्र है। ये बातें कही गई। आने वाले समय में तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में हर एक बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जब जब चुनाव होते हैं उससे पहले लगते हैं। और उसी क्रम में तेजस्वी सूर्या ने भी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सबसे अधिक मंदिर है देश के और तमिलनाडु का हर इंच पवित्र है। कई तरीके की बातें उन्होंने कही हैं और कहीं ना कहीं हर एक बात के अपने मायने, हर एक बात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार फिर से हम आपको बताएं, तमिलनाडु में गरजे हैं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या ने डीएमके को हिंदू विरोधी पार्टी बताया है और लोगों से एमके स्टालिन की पार्टी को हराने की अपील की है। तमिलनाडु की राजनीति ऐसे भी बेहद अलग हो जाती है क्योंकि इस बार जो बड़े दिग्गज होंगे, जयललिता के बिना और साथ ही जो करुणानिधि है उनके बिना ये चुनाव लड़ा जाएगा और अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और ऐसे में हर एक जनप्रतिनिधि जो बातें दूसरी पार्टी के लिए कहते हैं उसके मायने आगे के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते, बात सोनिया गांधी की करते हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर लिखा है पत्र। कहा गरीब जनता बहुत पीड़ा में है। लोगों की मुसीबतों से मुनाफाखोरी कर रही है सरकार। तो एक बार फिर से हम आपको बताएं, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर पत्र लिखा है। कहा गरीब जनता बहुत पीड़ा में है। लोगों की
मुसीबतों से मुनाफाखोरी कर रही है सरकार। एक तरफ जीडीपी गोते खा रही है और दूसरी तरफ ईंधन के दाम बेतरतीब बढ़ रहे हैं। सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंध का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में लगी है। नौकरियां, कमाई और घरों की आय कम हो रही है। मिडिल क्लास और समाज के हाशिए के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आप समझिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सिर्फ फरवरी की बात करें तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार हमलावर रही है इस बात को लेकर। और सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर पत्र लिखा है। कहा है गरीब जनता बहुत पीड़ा में है, लोगों की मुसीबतों से मुनाफाखोरी सरकार कर रही है। एक तरफ जीडीपी गोते खा रही है और दूसरी तरफ ईंधन के दाम बेतरतीब बढ़ रहे हैं। सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में लगी है। नौकरियां, कमाई और घरों की आय कम हो रही है। मिडिल क्लास और समाज के हाशिए के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं और जिससे आम जनता और खास करके मिडिल क्लास फैमिली और लो मिडिल क्लास फैमिली जो संघर्ष कर रही है उनके लिए भी बातें सामने आ रही है और लगातार कांग्रेस की तरफ से इस बात को उठाया जा रहा है, लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के नजदीक कांग्रेस के आजाद। शनिवार को मोदी सरकार ने किया रेड कारपेट पर आजाद का स्वागत। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत मुशायरे का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह भी थे साथ। आयोजन स्थल पर लगे दिखे आजाद के बैनर और पोस्टर। कांग्रेस के दिग्गज नेता आजाद को इस बार फिर से नहीं भेजा गया राज्यसभा। हाल में विदाई समारोह के दौरान मोदी ने की थी आजाद की काफी प्रशंसा। हालांकि गुलाम नबी आजाद कर चुके भाजपा में आने जैसी खबरों का खंडन। तो एक बार फिर से हम आपको बताएं, ये पूरा मामला आप समझिए। भाजपा के नजदीक कांग्रेस के आजाद। शनिवार को मोदी सरकार ने किया रेड कारपेट पर आजाद का स्वागत। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत मुशायरे का आयोजन और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह भी के साथ। आयोजन स्थल पर लगे दिखे आजाद के बैनर और पोस्टर, जैसा कि अमूमन नहीं होता है लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता आजाद को इस बार फिर से नहीं भेजा गया राज्यसभा। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे। हाल में विदाई समारोह जब हुआ मोदी काफी इमोशनल भी हुए थे, काफी तारीफ भी की थी आजाद की। हालांकि गुलाम नबी आजाद भाजपा में आने जैसी खबरों का खंडन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कल शादी में शरद पवार के साथ थे मौजूद। भुजबल ने पिछले दिनों अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की सलाह दी है। कहा अभी तबीयत ठीक है, सभी लोग अपना ख्याल रखें। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी ने यू टर्न लिया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दिखी है। लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी महाराष्ट्र और केरल इन दो राज्यों को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं और 4 जिले जो हैं उसमें आंतरिक रूप से लॉकडाउन भी लगाया गया है। महाराष्ट्र में कई प्रिकॉशंस लिए गए हैं। रात से लेकर सुबह तक का कुछ वक्त भी तय किया गया है जो दुकानें बंद होंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे दूर जरूर रखा गया है। लेकिन फिलहाल खबर यह भी कि छगन भुजबल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने ट्वीट किया जिसके जरिए उन्होंने कहा कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए वो अपना टेस्ट करा लें। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि वो अभी ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं, खास करके महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में चिंता की बात है। क्योंकि एक बार ऐसा लगा था कि चीजें कंट्रोल में हो रही है, लेकिन वापस से कोरोना का बढ़ना कहीं ना कहीं कई मुसीबतों को एक साथ लाने वाली बात है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है और कोशिश और कवायद ये की जा रही है कि कोरोना की दस्तक एक बार फिर तेज हो, इससे पहले उसे रोकने की कोशिश की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन होगा तेज। पगड़ी संभाल दिवस से दमन विरोधी दिवस तक 23 से 27 फरवरी के बीच तेज होगा किसान आंदोलन। 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। चाचा अजीत सिंह और सहजानंद सरस्वती की याद में मनाया जाएगा। 24 फरवरी को किसान मनाएंगे दमन विरोधी दिवस। किसान और नागरिक किसान आंदोलन को दबाने के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। लगातार दिल्ली बॉर्डर पर कई जगहों पर किसानों का जमावड़ा है और एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कोशिश की जा रही है। पगड़ी संभाल दिवस से दमन विरोधी दिवस तक 23 से 27 फरवरी के बीच तेज होगा किसान आंदोलन, ये कहा जा रहा है। रणनीति तय की जा रही है। हालांकि एक तरफ सरकार से बातचीत का दौर भी चल रहा है। कल भी जब बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें भी किसानों को लेकर भी बातचीत की गई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि 23 फरवरी को जब पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा तो इसकी क्या रणनीति होगी। चाचा अजीत सिंह और सहजानंद सरस्वती की याद में ये मनाया जाएगा। 24 फरवरी को किसान मनाएंगे दमन विरोधी दिवस। किसान और नागरिक किसान आंदोलन को दबाने के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक बिजली दर की नीति की वकालत नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार ने की है वकालत। एक राष्ट्र एक बिजली दर की नीति की वकालत नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार ने वकालत की है। कहा इससे बिहार जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा जिन्हें कई राज्यों की तुलना में अधिक दर पर बिजली मिलती है। बिहार 2005 में केवल
700 मेगावाट बिजली का उपयोग करता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में परिदृश्य बदल गया है। जून 2020 में 5,990 मेगावाट बिजली की खपत हुई है। तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले नीति आयोग की बैठक थी, जिसमें कि राज्यों के सीएम से मुलाकात हुई थी और वीसी के जरिए ये मीटिंग हुई थी, माफ कीजिएगा, जिसमें कि एक राष्ट्र एक बिजली दर की नीति की वकालत की गई नीतीश कुमार की तरफ से। उन्होंने कहा इससे बिहार जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा, जिससे कई अन्य राज्यों की तुलना में अधिक दर पर बिजली मिलती है। बिहार 2005 में केवल 700 मेगावाट बिजली का उपयोग करता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में परिदृश्य बदल गया है। जून 2020 से 5,990 मेगावाट बिजली की खपत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आसाम की करते हैं। आसाम को पीएम की सौगात, कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हेबड़ा गांव में गैस कंप्रेसर की सौगात और संबोधित भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। सौतेला व्यवहार किया, यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। बोगाई गांव के जोगीधोपा में एक बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3,000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगई गांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में लगातार नजर बनी हुई है हर खबर पर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं हाजिर। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का मेट्रो मैन ई श्रीधरन पर दाव, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दी प्रतिक्रिया। कहा उनको राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी केरल की कुछ सीटों को छोड़कर अन्य पर मुकाबले में ही नहीं है। बीजेपी के लिए अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर कर पाना मुश्किल होगा। तो ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है, उन पर दाव है बीजेपी का। और कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दी है प्रतिक्रिया। कहा उनको राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी केरल की कुछ सीटों को छोड़कर अन्य पर मुकाबले में ही नहीं है। बीजेपी के लिए अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर कर पाना मुश्किल होगा। आपको याद होगा पिछले दिनों ई श्रीधरन ने भी कहा था कि जो उनका उपयोग है वो बीजेपी बहुत अच्छे से कर सकती है। ऐसे में राजनीति में हर एक विकल्प के लिए बेहद सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है और ऐसे में देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से
आगे सोचा जाएगा और समझा जाएगा इस पूरे प्रकरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी के बाद अब किसकी बारी? अब लोगों की निगाहें झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान पर, लेकिन इन तीन राज्यों में कब शुरू होगा ऑपरेशन? तो पुडुचेरी के बाद अब किसकी बारी, ये बड़ा सवाल आपको बताएं। पुडुचेरी के बाद अब किसकी बारी? अब लोगों की निगाहें झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान पर, लेकिन इन राज्यों में कब शुरू होगा ऑपरेशन? अप्रैल मई में होने वाले 5 राज्यों में चुनाव से पहले या फिर बाद में होगा ऑपरेशन। अब हर किसी की निगाहें ऑपरेशन करने वाले लोगों के अगले कदम पर है। अलबत्ता राजस्थान में एक बार ये लोग हो चुके हैं फेल। आपको याद होगा लगभग 8 महीने पहले तमाम चीजें हुई थी राजस्थान में, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत सरकार बचाने में बिल्कुल कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह की स्थिति जो पुडुचेरी में हुई है, जो कि हमने आपको पूरा बताया कि किस तरीके से वहां पर विधायकों का इस्तीफा दिया गया, सरकार अल्पमत में आई और अब सरकार गिर चुकी है। अब निगाहें हैं झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान पर, क्योंकि झारखंड, महाराष्ट्र जहां पर सरकार जो है वो सहयोग से कांग्रेस की चल रही है, हेमंत सोरेन एक तरफ, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, और राजस्थान की भी बात, इन 3 राज्यों में आखिर कब शुरू होगा ऑपरेशन, ये सवाल उठने लगे हैं। अप्रैल मई में होने वाले हैं 5 राज्यों में चुनाव, उससे पहले या बाद में होगा ऑपरेशन? अब हर किसी की निगाहें ऑपरेशन करने वाले लोगों के अगले कदम पर है। अलबत्ता राजस्थान में एक बार ये लोग फेल हो चुके हैं। ये पूरा प्रकरण जो है वो आपने देखा होगा लगभग 8 महीने पहले जिस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी थी, काफी मुश्किल सिचुएशन, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत सरकार बचाने में कामयाब रहे। और उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि पुडुचेरी में सरकार गिर चुकी है, पुडुचेरी में जो झटका लगा है उसके बाद, हालांकि चुनाव वहां भी होने हैं, लेकिन उसके बाद क्या महाराष्ट्र और क्या झारखंड और क्या राजस्थान में फिर से कोशिश होगी, ये बड़ा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 अब 2022 में होगा लॉन्च। पहले 2020 के अंत तक लॉन्च करने की थी योजना। कोरोना महामारी के चलते 2020 में नहीं हो सका लॉन्च। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में नहीं होगा ऑर्बिटर। 250 करोड़ रुपए इस मिशन की आएगी लागत। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था 22 जुलाई 2019 को, जबकि चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। तो अब जो अपडेट है वो इस मसले पे यही है कि चंद्रयान 3 जो काफी मच अवेटेड आप समझ सकते हैं, उसका अब लॉन्च जो है, जो डेट है वो 2020 से अब शिफ्ट 2022 की तरफ कर दी गई है। पहले 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना थी। कोरोना महामारी के चलते काफी चीजें रुकी, काफी चीजें बदली और अब 2020 में ये लॉन्च नहीं हो सकेगा। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में नहीं होगा ऑर्बिटर। 250 करोड़ रुपए इस मिशन की लागत आने वाली है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था 22 जुलाई 2019 को, जबकि चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। कोरोना वैक्सीन को लेकर अगली खबर हम आपको बताएं। 1 मार्च से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। केंद्र का राज्यों को टीकाकरण की पूरी तैयारी करने के निर्देश। टीकाकरण के लिए आवश्यक कोल्ड चेन तैयार करने को कहा गया है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ के करीब होने का अनुमान है। तो लगातार जो कोरोना के लिए वैक्सीनेशन जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसके बाद उसका दूसरा फेज भी, क्योंकि 28 दिन के बाद जो दूसरी डोज है वो लगनी थी। लगातार तमाम चीजें हो रही हैं और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर जो खबर है वो हम आपको बताएं। 1 मार्च से जो तारीख है वो तय की गई है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। केंद्र का राज्यों को टीकाकरण की पूरी तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। टीकाकरण के लिए आवश्यक कोल्ड चेन तैयार करने को कहा गया है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ के करीब होने का अनुमान है। तो अब इनको जो है वो डोज दी जाएगी, क्योंकि लगातार आप देखिए तो जो बताए गए थे कि सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको ये डोज दी जाएगी। उसके बाद फिर और लोगों को, और फिर ये भी थी बात कि जो उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है उनको भी चिन्हित किया गया है और इनकी संख्या करीब 27 करोड़ के लगभग बताई जा रही है, जिनको अब कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट को फाइनल करने में जुटे गहलोत। 2 दिन बाद पेश होना है प्रदेश का बजट। बजट को फाइनल करने में जुटे गहलोत। 2 दिन बाद पेश होना है प्रदेश का बजट। सीएम गहलोत आज करेंगे अधिकारियों से मीटिंग। वित्त विभाग के अफसरों से मिलेंगे गहलोत। विधायकों की मांगों का रहेगा बजट में समावेश। चिकित्सा, कृषि व शिक्षा को समर्पित होगा बजट। युवाओं पर भी फोकस रहेगा इस बजट में। 2 दिन बजट को लेकर होगी सीएम के स्तर पर एक्सरसाइज। कल शाम को फाइनल टच दिया जाएगा बजट को। तो अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जब बहुप्रतीक्षित इस बजट पर नजर रहेगी, क्योंकि काफी कुछ जो है वो बदलेगा। देखना यह होगा कि इस बजट को बैलेंस करने की कैसे कोशिश की जाएगी। कोरोना के बाद ये बजट आ रहा है और ऐसे में कोशिश ये कि सबको कुछ ना कुछ मिले और सरकार की भी जो स्थिति है वो बेहतर हो और सरकार को भी जो बजट है उसमें तमाम चीजें बैलेंस करने की सबसे बड़ी चुनौती है।
न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।